नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 8 के हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के संदर्भ में हमारे अतीत भाग 3 के पहले अध्याय कैसे, कब और कहाँ के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। पहले अध्याय से संबंधित आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जो कि लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। आज इसके संदर्भ में आपका दूसरी क्लास है, यानी आपका दूसरा दिन है। तो ये लो आपका दूसरा दिन, इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। और पहला अध्याय पहला पार्ट देखने के लिए आप लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 8 इतिहास करके आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप आपके पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज अपन आगे पढ़ेंगे दूसरे पार्ट को। तो चलिए, सबसे पहले मैं रिवाइज करवा लेता हूँ चीज़ें आपके, कि यानी अपन ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, तो ताकि अपने को याद रहेगी। तो शुरू से करते हैं रिवाइज। ओके, यहाँ से शुरू किया था पहला अध्याय। उसके अंदर अपन ने देखा था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। और इस चित्र के अंदर ब्रिटेन की सत्ता की जो प्रतीक है वो ब्रिटानिया को दर्शाया गया है, जिसके अंदर भारत के लोग हैं उसको अपना पवित्र ग्रंथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे संस्कृति की रक्षा करो। और उसके बाद में अपन ने देखा था 1922 का एक चाय बनाने का एड, जिसके अंदर रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र, जिसका नाम है ऑर्थर, और उसको ड्यूक ऑफ कन्नौज की पदवी भी दी गई थी। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों का इतिहास जो शुरू होता है वो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होता है, और उसके बाद में आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में ख़त्म होता है। और ब्रिटिश भारत का मतलब होता है, जब अपन भारत अंग्रेज़ों के गुलाम में था भारत, उसको ब्रिटिश भारत कहते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो ब्रिटिश से थे। और यहाँ चित्र के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स को दर्शाया गया है, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और वो 1773 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद में अपन ने 1817 के अंदर स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के बारे में बातचीत की थी, जिसने एक पुस्तक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास, जिसके अंदर उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास, ठीक है। और मिल ने एक बात कही थी कि भारत में जब अंग्रेज आए थे उस समय यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल ने राय दी कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, यानी सभ्य समाज बना सकता है। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक ये सुझाव भी दिया कि अंग्रेज़ों को पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए और भारतीय जनता को और सुख जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद किए बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता था। ऐसी बात जो है वो जेम्स मिल करता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत का स्वयं का जो इतिहास है, अंग्रेज़ों के इतिहास को हटा दे और भारत के स्वयं के इतिहास की बात करें तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने ये भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने जो कब्जा कर रखा था, इसको औपनिवेशिक युग कहा है। और औपनिवेशिक युग की परिभाषा क्या होती है, तो देखो, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। जैसे अपन अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय काफ़ी सारी नीतियाँ जो थी वो अंग्रेज़ों के अनुसार चलती थी। जैसे वो अपने धर्म का यहाँ प्रचार करना चाहते थे, अंग्रेजी भाषा का यहाँ प्रचार करना चाहते थे। जैसे कि आज के ज़माने में आपको जो कल्चर दिख रहा है, कपड़े पहनने का जो रीति रिवाज दिख रहा है, वो अंग्रेज़ों की देन है, वो पश्चिमी देशों की देन है या फिर पूर्वी देशों की देन है, ठीक है। तो ये वहाँ से आए अपने यहाँ पे तो पहले लोग जिस तरीके का पहनावा पहनते थे वो अलग ही था। जैसे कि आज राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को देखिए और एक शहरी संस्कृति को देखिए, दोनों में कपड़े का भेद आपको फ़र्क नज़र आएगा ना। तो ये इस तरीके के अगर बदलाव होते हैं तो उसको कहा जाता है औपनिवेशीकरण, ठीक है। उसके बाद में अपने को आगे पढ़ना था, तो चलो आगे आज अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं देख लूँ एक बार, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। अगर थोड़ी बहुत वीडियो क्वालिटी में आपको दिक्कत हो रही है तो आप
320 की जगह 720p कर लीजिए ताकि आपको बढ़िया क्लियरिटी में दिखेगा, ठीक है ना। और फ़ोन की वॉइस बढ़ा लेना और फ़ोन को आड़ा कर देना लैंडस्केप, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें दिखे और बढ़िया शांतिपूर्वक सुनना है। तो कल जो पढ़ी वो अपने रिवाइज़ कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे को समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यानी भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। स्रोतों का मतलब है कौन से सबूतों का प्रयोग करके वो इतिहास लिखते हैं। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अभिलेख का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ें लिखी गई हो जिसको कहा जाता है अभिलेख। जैसे अभिलेख शिलालेख हो सकता है, या फिर ताड़पत्र हो सकता है, या पांडुलिपियाँ हो सकती है। ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो पांडुलिपि, शिलालेख, ये जितने भी होते हैं वो पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें लिखने का काम किया जाता था, उनको उनके कहते हैं अभिलेख, ठीक है ना। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। और अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो और होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि आपका लिखना ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और कितनी पढ़ाई नहीं की है। और जिस दिन नहीं करते हो उस दिन आपके डंडे पड़ते हैं। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों को पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय दस्तावेजों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर में कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर में प्रांतीय सचिवालय। देखो उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। अभिलेखों को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने अभिलेख कक्ष बनवाए, ठीक है ना। तहसीलदार के दफ्तर में कलेक्ट्रेट बनाया, और कमिश्नर के दफ्तर के अंदर प्रांतीय सचिवालय बनाया, और कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार बनाया गया, जिसे आर्काइव कहा जाता था, और संग्रहालय जैसे स्थान बनाए गए। तो ध्यान रखना, अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए, या जो रिकॉर्ड होते थे या दस्तावेज जो होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने अभिलेखागार बनवाए या संग्रहालय बनवाए, जिनको अंग्रेजी में आर्काइव कहा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों को, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसर द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। यानी इनको लिखने का जो काम करते थे वो कौन करते थे, खुशनवीसी के माहिर लिखने का काम करते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। जैसे कि वर्तमान समय में आपका पेंटर होता है ना, जो बढ़िया सी पेंटिंग करके डिज़ाइन करके लिखता है अक्षरों को, तो उसी प्रकार, ठीक है। और 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी, और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। और अभी एक चित्र दिया हुआ है, और ये चित्र देखो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 के दशक में बनाया गया। तो देखो यहाँ नीचे भी रूम बने हुए हैं, ऊपर भी रूम बने हुए हैं। तो ये एक प्रकार का संग्रहालय है। देखो जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो अंदर जाके रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक आपको दिखेगा यहाँ पे अभिलेख, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट भेजी गई है कि सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, कुछ नमूने इस प्रकार है। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है, बम्बई से एक रिपोर्ट आती है कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। फिर कराची से रिपोर्ट आती है कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद यानी जिनके ऊपर शक है विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। फिर विशाखापट्टनम से रिपोर्ट आती है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए, ठीक है ना। और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल नंबर 25-21-46, गृह राजनीतिक विभाग भारत सरकार।
तो ये इस तरीके से वहाँ इनको रिपोर्टें मिलती थी, जो कहाँ सुरक्षित होती थी, अभिलेखागारों के अंदर। ठीक है, आगे देखो, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी था। अंग्रेज बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है ना, और वो हर एक तरीके से चीज़ों को बिल्कुल इतना गहन तरीके से अध्ययन करके चीज़ों को कार्यों को करते थे कि आप उनकी नीतियां देखकर दंग रह जाओगे। जैसे कि आगे अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और अंग्रेज़ों का किस तरीके से वो चीज़ें होती है, तो उसके अंदर बढ़िया शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए गए। अब बताओ किसको दिया गया था ठेका नक्शा तैयार करने का? बताओ, कमेंट करके बताओ कि उसने किसको दिया था नक्शा तैयार करने का टेंडर। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों पर धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। देखो, रिकॉर्ड से इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये चित्र किसका है? शरीफे का पौधे का 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात का पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। मतलब ये कोई उस जमाने के कोई इंपॉर्टेंट पौधा होता होगा, इसलिए उन्होंने रखा है। बंगाल में मानचित्र कार्य, सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। देखो, ये मानचित्र का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ध्यान से देखो कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। तो उस समय पेंटिंग भी एक काफ़ी बड़ा जरिया हुआ करता था, जैसे कि आज के ज़माने में सेल्फी। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीरें कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है बागी सिपाही। इस तस्वीर के नीचे क्या लिखा हुआ है? बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दृष्ट। अंग्रेजों की जनता क्या थी? अंग्रेजों की इच्छा क्या थी? सॉरी, अंग्रेजों की नज़र में हम विद्रोह कर रहे थे तो वो क्या सोचते थे कि जनता लालची, दुष्ट और बेहरम थी। और इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 के अंदर अपन बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और चित्र के अंदर देखिए कि किस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। और अंग्रेज ये कहते हैं, अंग्रेजों, अब देखो आप 1857 की क्रांति का कारण पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के दुख की वजह से ही 1857 की क्रांति करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन अंग्रेज वापस क्या लिखते हैं कि भाई साहब, ये बागी सिपाही है जो लूट मार के लिए लड़ाई कर रहे हैं और जनता यहाँ की बहुत लालची है और दुष्ट और बेहरम है। ठीक है, रिकॉर्ड है, इनसे हमें ये है पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी कितनी चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे।
इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि उस समय में ये जो लोग गरीब और किसान लोग थे वो किस स्थिति से गुजर रहे थे, इसकी अपने को जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम थोड़ी और कोशिश भी करें तो इसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। उसके बाद में एक रिपोर्ट यहाँ पे भी दी हुई है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर पुलिस थानों में पहुंची वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है इसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो इस तरीके के भी रिपोर्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे आपके अभ्यास प्रश्नों को। उसके अंदर मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा और कुछ चीज़ें जो इसके अध्याय के अंदर से बनेगी वो चीज़ें करवाऊंगा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और ये चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।